हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और इनके प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है। तो इसमें हमने वन और वन्य जीवों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में चर्चा कर ली थी। अब इस भाग में हम समझेंगे कि जल का प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि जल हमें अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए भी मिलता रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या हैं जो हमें प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध कराए हैं, जैसे कि वन और वन्य जीव, जल, या फिर हम बात करें मिट्टी की, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। तो जल भी क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है जो इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम जानते हैं कि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, यानी कि जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, तो जल की मांग में भी वृद्धि होती जा रही है और मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जो हमारे जल स्रोत हैं उन्हें बहुत बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। उन्हें प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। इसी के साथ साथ मानव की प्रकृति में दखल अंदाजी भी बहुत बढ़ गई है। इसीलिए अनेक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में भी कमी आई है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पहले पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था, लेकिन जब मनुष्य ने जो जल भराव के क्षेत्र हैं उन्हें कम कर दिया है, वहां पर मकान बना लिए हैं, खेत बना लिए हैं, तो जल की उपलब्धता में भी लगातार कमी आ रही है। तो देखिए, जो जल की कमी वाले क्षेत्र हैं और अत्यधिक निर्धनता वाले क्षेत्र हैं उनमें घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों होता है? देखिए, यदि किसी स्थान पर जल की उपलब्धता कम होगी तो वहाँ पर ना तो कृषि उपज अच्छी होगी, ना ही वहाँ पर कोई उद्योग धंधे विकसित हो पाएंगे और वे क्षेत्र थोड़े पिछड़े रह जाते हैं और वहाँ के लोग निर्धन रह जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि जल की कमी है किसी स्थान पर तो वहाँ पर निर्धनता भी पाई जाएगी। जल की कमी वाले क्षेत्रों में और अत्यधिक निर्धनता वाले क्षेत्रों में संबंध होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि जल प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, भारत के अंदर वर्षा जो है वो मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि हमें वर्षा का जल कब उपलब्ध हो पाता है? मानसून के समय पर। तो हम कह सकते हैं कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है, यानी कि वर्ष भर हमारे यहाँ पर बरसात नहीं होती है, केवल कुछ महीनों में ही हमें वर्षा का जल उपलब्ध हो पाता है। तो पहले ही क्या है, हमारे पास में वर्षा के जल की कमी है। इसी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में भी कमी आई है। हम क्या कर रहे हैं? वृक्षों की लगातार कटाई कर रहे हैं, वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, तो वनस्पति आच्छादित क्षेत्र में कमी आई है। इसी कारण से भूजल स्तर में भी कमी आई है। हम जानते हैं कि जो वृक्ष होते हैं ये क्या करते हैं? मिट्टी को बांधे रखते हैं और जब वर्षा का जल आता है तो धीरे धीरे उसे भूमि में रिसने देते हैं। वर्षा का जल सीधे बहकर आगे नहीं जाता है, बल्कि वो धीरे धीरे भूमि में रिसता रहता है। तो भूजल के स्तर में से वृद्धि होती है, लेकिन क्योंकि वनस्पति विहीन क्षेत्र अधिक हो गए हैं, हमने जंगलों को काट दिया है, तो इस वजह से भूजल स्तर में भी लगातार कमी आ रही है। इसके अलावा फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग, उद्योगों से प्रवाहित प्रदूषक एवं नगरों के कूड़ा कचरे ने जल को प्रदूषित करके उसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। पहले से ही हमें जल कम उपलब्ध हो रहा है, इसी के साथ साथ मांग भी बढ़ती जा रही है, जो हमारे जल स्रोत हैं वो प्रदूषित होते जा रहे हैं, तो जल की उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है और ये समस्या विकराल रूप धारण किए जा रही है। तो अब हमें जल का प्रबंधन किस प्रकार से करना है? तो देखिए, पुराने समय में ही बांध, जलाशय और नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया जाता रहा है। प्राचीन समय से ही हम बांध, जलाशय, नहरों आदि का उपयोग सिंचाई के लिए कर रहे हैं। पहले इन तकनीकों का प्रयोग स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता था। जो स्थानीय निवासी थे
वो इन तकनीकों का उपयोग करते थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और स्थानीय निवासी इनका प्रबंधन कृषि एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे, जिससे जल पूरे वर्ष भर उपलब्ध रह सके। यानी कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कृषि कार्य आदि के लिए वो इन जल स्रोतों से जल प्राप्त करते थे और इसका समुचित प्रबंधन भी करते थे ताकि वर्ष भर उन्हें जल उपलब्ध हो सके। तो इस भंडारित जल का नियंत्रण एवं प्रबंधन भी स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया जाता था। इसका नियंत्रण और प्रबंधन सब कुछ स्थानीय लोग ही करते थे, कि अपनी आवश्यकता के अनुसार, जल की मांग के अनुसार कि किस तरह से इन जल स्रोतों का प्रबंध किया जाए, ये सब कौन तय करते थे? स्थानीय निवासी। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा? धीरे धीरे विशाल परियोजनाओं से सिंचाई के स्थानीय तरीके उपेक्षित होते गए। सरकार ने बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना चला दी, जिसके कारण ये जो स्थानीय तरीके थे ये उपेक्षित हो गए और सरकार इनका प्रबंधन एवं प्रशासन अपने हाथ में लेती चली गई, जिससे जल के स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण समाप्त हो गया। सरकार ने इनका प्रबंधन और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि ये सरकारी परियोजना थी तो इसका नियंत्रण भी किसके हाथ में था? सरकार के हाथ में था। और इन जल स्रोतों पर जो स्थानीय निवासी थे उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। तो जो स्थानीय निवासी होते हैं किसी भी क्षेत्र के, वो अपने जल स्रोतों का प्रबंधन बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। इसी का ही एक उदाहरण हम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कुल्ल व्यवस्था के द्वारा सिंचाई की जाती थी। देखिए, लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ। क्या थी? एक सिंचाई की व्यवस्था थी, जो उनकी अपनी एक स्थानीय प्रणाली थी। इसे ही क्या नाम दिया गया? कुल्ल नाम दिया गया। इन्हें क्या कहा जाता था? कुल्ल कहा जाता था। तो कुल्ल सिंचाई प्रणाली जो है वो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। इसमें क्या किया जाता था? झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक ले जाया जाता था। जो पहाड़ी पर स्थित नीचे के गांव थे, तो झरनों से बहने वाला जो जल था उन्हें नालियों की सहायता से उन गांवों तक पहुंचाया जाता था। कृषि के मौसम में जल सर्वप्रथम दूरस्थ गांव को दिया जाता था, फिर उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित गांव उस जल का उपयोग करते थे। सबसे पहले जो सबसे दूर स्थित गांव है उसे जल उपलब्ध कराया जाता था और उसके बाद में जो ऊंचाई पर स्थित गांव है उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार जल दिया जाता था। तो इस तरह से कुल्ल व्यवस्था के द्वारा सिंचाई की जाती थी और इन कुल्ल की देखभाल के लिए 2-3 व्यक्ति भी लगाए जाते थे। उन्हें रोजगार भी प्राप्त होता था और ये जो कुल्ल था इसकी देखरेख भी वो अच्छे से करते थे। फिर क्या होता था? इसमें सिंचाई के अतिरिक्त इस कुल्ल से जल का भूमि में अंतःस्रवण भी होता रहता था, जो विभिन्न स्थानों पर झरने को भी जल प्रदान करता रहता था। जहाँ जहाँ से जल बहता था तो भूमि में इस जल का अंतःस्रवण भी होता रहता था, भूजल स्तर में भी वृद्धि होती रहती थी और ये झरनों को भी जल प्रदान करता था। सरकार द्वारा इन कुल्ल के अधिग्रहण के बाद में इनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए तथा जल के वितरण की आपस की भागीदारी की यह व्यवस्था समाप्त हो गई। देखिए, जब नियंत्रण स्थानीय लोगों के हाथ में था तो जल आपस की भागीदारी के द्वारा सभी को उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने इनका अधिग्रहण कर लिया तो उनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए और जल के वितरण की जो ये प्रणाली थी वो भी समाप्त हो गई। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र के जो स्थानीय निवासी होते हैं वो इन जल स्रोतों का बेहतर प्रबंध कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि बांध के द्वारा जल का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, बांधों में जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है। आपने पढ़ा है बांध के बारे में कि एक बड़े स्तर पर जल का संग्रहण इनमें किया जाता है। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जिसका उपयोग सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इस जल का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है और इन बांधों पर बड़े बड़े टरबाइन चलाकर विद्युत का उत्पादन भी इनके द्वारा किया जाता है। इनसे निकलने वाली नहरें जल की बड़ी मात्रा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाती है। इन बांधों से बड़ी बड़ी नहरें निकाली जाती है जो जल को दूरस्थ स्थानों तक, जहां पर जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, वहां पर जल की आपूर्ति इन नहरों के द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए हम बात करें इंदिरा गांधी नहर की, तो इसके द्वारा राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा आदि राज्यों को जल प्रदान करती है। तो इनसे राजस्थान के एक बड़े क्षेत्रफल पर हरियाली आ गई है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती है इनके साथ में कुछ समस्याएं भी जुड़ी होती है।
जैसे कि खराब जल प्रबंधन और जल का समान वितरण ना होने के कारण कुछ लोगों को इसका अधिक लाभ मिलता है, जबकि कुछ लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि जल स्रोत के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना एवं धान जैसी अधिक जल खपत वाली फसलें उगा लेते हैं, जबकि दूर के लोगों को जल मिल ही नहीं पाता है। जो लोग इस नहर के निकट रह रहे हैं वो अधिक जल खपत वाली, यानी कि जिस फसल के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, ऐसी फसलें उगा लेते हैं, जैसे कि चावल, गन्ना आदि। जबकि जो दूर वाले लोग हैं उन्हें इसके लिए जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो जो पास रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें इसका अधिक फायदा मिल रहा है, जबकि जो दूर रहने वाले लोग हैं उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आगे देखिए, उन व्यक्तियों की व्यथा और भी बढ़ जाती है जिन्हें बांध एवं नहर बनाते समय विस्थापित किया गया था और उस समय किए गए वायदे भी पूरे नहीं किए गए। जब भी बांध या नहर बनाई जाती है तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। सरकार उस भूमि का अधिग्रहण कर लेती है और उन व्यक्तियों को या तो दूसरी जगह पर ज़मीन दी जाती है या फिर उन्हें उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। लेकिन यदि उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है या उचित समय पर नहीं दिया जा रहा है तो उन लोगों की समस्या और भी बढ़ जाती है और इसी कारण से इन परियोजनाओं का विरोध शुरू हो जाता है। तो देखिए, गंगा नदी पर बना टिहरी बांध इसका उदाहरण है। गंगा नदी पर जब टिहरी बांध बनाया गया था तो जिन लोगों को विस्थापित किया गया था उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, इसीलिए इनका विरोध हुआ। इसी के साथ साथ देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के द्वारा नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध भी हो रहा है। तो ये विरोध भी क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं वो इन परियोजनाओं से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो क्या कारण होते हैं ऐसे? देखिए, बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः 3 समस्याएं आती है। कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है? कुछ सामाजिक समस्याएं हैं, कुछ आर्थिक समस्याएं हैं और कुछ पर्यावरणीय समस्याएं हैं। तो देखिए, सामाजिक समस्या की यदि हम बात करें तो क्या होता है इसमें कि जब बांध या कोई भी बड़ी परियोजना लाई जाती है तो इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। इन्हें पर्याप्त मुआवजा इनकी ज़मीन का या खेत का नहीं मिलता है, जबकि इन लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये लोग इन परियोजनाओं का बड़े स्तर पर विरोध करते हैं। इसके अलावा आर्थिक समस्या की बात करें तो इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं है। जितना धन लगता है उतना लाभ जनता को नहीं मिल पाता है, इसलिए भी इन परियोजनाओं का विरोध किया जाता है। और पर्यावरणीय समस्याएं भी है, जैसे कि जब ये परियोजनाएं या कोई बांध वगैरह बनाए जा रहे हैं तो बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है, पेड़ों की कटाई होती है, जंगलों को नष्ट किया जाता है, तो जैव विविधता की भी क्षति होती है। तो इसीलिए जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं वो भी इन परियोजनाओं का विरोध करते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले जो अधिकतर लोग होते हैं ये व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं। तो इन्हें इन परियोजनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, बल्कि इन्हें अपनी भूमि एवं जंगलों से भी हाथ धोना पड़ता है। जो जमीन या जो जंगल इनके पास में होते हैं जहां से ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो भी इनके हाथ से चले जाते हैं और ना तो इन्हें पर्याप्त मुआवजा मिलता है और ना ही इन्हें इन परियोजनाओं से कोई विशेष लाभ होता है। तो इसकी क्षतिपूर्ति भी इन्हें समुचित नहीं की जाती है। 1970 में बने तावा बांध के विस्थापितों को अभी भी वह लाभ नहीं मिल सके हैं जिनका उनसे वादा किया गया था। मध्य प्रदेश में जो तावा नदी है उस पर तावा बांध बनाया गया था 1970 में। तो वहां से जिन लोगों को विस्थापित किया गया था उनसे जो वादे किए गए थे, जो मुआवजे या क्षतिपूर्ति की वादे किए गए थे, उन्हें अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है। तो इसीलिए लोग इन परियोजनाओं का विरोध करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम जल संग्रहण की। तो देखिए, जब भी हम जल प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें मिट्टी एवं जल संरक्षण दोनों पर जोर दिया जाता है, यानी कि हमें मिट्टी की गुणवत्ता भी बनाए रखनी है और जल का हमें संग्रहण भी करना है ताकि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके, पेड़ पौधे और फसलें वृद्धि कर सकें, इसी के साथ साथ जीव जंतु भी वृद्धि कर सके, तो जो हमारा कुल जैव मात्रा उत्पादन है उसमें वृद्धि हो सके। तो इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, जो भूमि और जल के प्राथमिक स्रोत हैं उनका विकास करना है। इसी के साथ साथ जो द्वितीयक संसाधन है जैसे कि पौधे और
जंतु इनका उत्पादन भी होता रहे। जब भूमि और जल का हम उचित प्रबंधन कर पाएंगे तो जो हमारे द्वितीयक संसाधन है, पौधे और जीव जंतु, ये भी अच्छे से वृद्धि कर पाएंगे। तो इनका उत्पादन हमें इस प्रकार करना है जिससे कि पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा ना हो, हमारे पेड़ पौधे और फसलें भी अच्छे से वृद्धि कर सके और इसी के साथ साथ भूमि की गुणवत्ता भी बनी रहे, जल भी हमें उपलब्ध होता रहे और जीव जंतु भी वृद्धि करें, तो पूरी तरह से पारिस्थितिकी संतुलन यहाँ पर बना रहे। तो किस तरह से हम इस जल का प्रबंधन कर सकते हैं? देखिए, जल संरक्षण के अनेक तरीके विकसित किए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियाँ इसके लिए काम में ली जाती है, जिनके द्वारा धरती पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके, यानी कि हमें जल की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं करनी है। जो भी धरती पर बूंद पड़ रही है उसका संरक्षण हमें करना है। तो देखिए क्या क्या किया जाता है इसके लिए। छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण करना, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना करना, मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्रहक बनाना। इसी के साथ साथ घर की छतों से जल एकत्र करना, इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है और नदी भी पुनः जीवित हो जाती है। ये जो भी छोटे छोटे उपाय हम कर रहे हैं, जैसे कि छोटे छोटे गड्ढे खोद देते हैं, उनमें पानी भर जाएगा। इसी के साथ साथ झीलों का निर्माण करना, या फिर हम अपने घरों की छतों पर भी ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जब बारिश आए तो छतों पर जल इकट्ठा हो जाए और पाइपों के माध्यम से उसे किसी भूमिगत टैंक में इकट्ठा कर लिया जाए। तो धीरे धीरे जो छोटे छोटे प्रयास हैं, इनसे क्या होता है, भूजल स्तर में वृद्धि होती है और जो नदियां हैं उनमें भी वापस से पानी भरने लग जाता है, नदियां भी पुनः जीवित हो जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके लिए अलग अलग प्रणालियां विकसित की गई है। तो जल संग्रहण भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। तो अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग प्रदेशों की, तो ये जो जल संग्रहण की व्यवस्था है, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी। राजस्थान में खादिन के द्वारा, बड़े पात्रों के द्वारा और नाड़ियों के द्वारा जल को इकट्ठा किया जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र के बंधारस एवं ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंदिश नाम दिया गया है इसे, बिहार में आहार तथा पाइन। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कुल, जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरेस यानी कि टैंक में इनके द्वारा जल को इकट्ठा किया जाता है। केरल में सुरंगम और कर्नाटक में कट्टा इत्यादि प्राचीन जल संग्रहण तथा जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में हैं। ये अलग अलग व्यवस्था है जल के संग्रहण की और इसका उपयोग स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए चित्र में हमें बताया गया है कि राजस्थान में जो खाद्यान्न प्रणाली है उसमें किस तरह से जल को इकट्ठा किया जाता है। देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र है ये क्या है, यहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र है। जब भी बारिश आएगी तो यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होगा, पानी नीचे आएगा बरसात का, वो यहाँ से ढलान से होता हुआ कहाँ जाएगा, इस क्षेत्र में आ जाएगा, जिसे हमने क्या नाम दिया है, खाद्यान्न अथवा फसल वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है इस जल को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ से जो जल बहकर आ रहा है उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं होगा तो जल आगे बहकर चला जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर देखिए रेत पत्थर आदि से एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। क्या कहते हैं इसे, खाद्यान्न बंद कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसके रास्ते में अवरोध बना दिया तो क्या होगा, जो भी जल आएगा वो इस क्षेत्र में भर जाता है और यहाँ से धीरे धीरे ये नीचे मिट्टी में अवशोषित होता रहता है। तो यहाँ की जो भूमि है वो कैसी होती है, नम हो जाती है और इस नम भूमि में फसलें उगाई जाती है। और जो अतिरिक्त जल है जो इस दीवार के द्वारा रोका नहीं जा सका है वो आगे चला जाता है, जिनको उस जल को इस उथले कूपों के माध्यम से इकट्ठा कर लिया जाता है। छोटे छोटे उथले कुएं वहाँ पर बना दिए जाते हैं। तो जो अतिरिक्त जल है वो इनके अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ से भी जो जल है वो नीचे भूमि में अंतःस्रावित होता रहता है और इन कुओं के अंदर जो ऊपर जल होता है उसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार कर लिया जाता है। तो इस तरह से वर्षा के जल का संग्रहण खाद्यान्न प्रणाली के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जल संग्रहण तकनीक जो होती है वो कैसी होती है, स्थानीय होती है। अभी हमने बात की कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग स्थानीय पद्धतियां हैं और इसका लाभ भी स्थानीय या सीमित क्षेत्र को ही होता है। यानी कि यदि हम राजस्थान में ये प्रणाली काम में ले रहे हैं तो मध्य प्रदेश के लोगों को इससे लाभ नहीं होगा, केवल स्थानीय लोगों को ही इससे लाभ होता है। स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने से
इन संसाधनों के अकुशल प्रबंधन और अतिदोहन कम होते हैं। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब स्थानीय निवासी इन जल स्रोतों का नियंत्रण और प्रबंध करते हैं तो इनके अकुशल प्रबंधन की और अतिदोहन की समस्या अपने आप ही कम हो जाती है। जबकि जब इनका नियंत्रण सरकार को दे दिया जाता है, सरकार के हाथों में आ जाता है, तो ये जो तरीके होते हैं स्थानीय तरीके, ये उपेक्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो स्थानीय निवासी होते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन स्रोतों का प्रबंधन और नियंत्रण कर पाते हैं। बड़े समतल भूभाग में जल संग्रहण स्थल मुख्यतः अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान होते हैं। देखिए यहाँ मिट्टी में इस तरह से अर्धचंद्राकार गड्ढे बना दिए जाते हैं, तो वर्षा ऋतु में जल इनमें आकर इकट्ठा हो जाता है। तो जो समतल भूभाग है वहाँ पर क्या बना दिए जाएंगे, इस तरह के अर्धचंद्राकार गड्ढे बना दिए जाएंगे, या फिर जो निचले ढलान वाले स्थान है वहाँ पर भी जल इकट्ठा हो जाता है। वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियाँ, प्राकृतिक जलमार्ग पर बनाए गए चेक डैम, तो हम क्या कर रहे हैं, जो प्राकृतिक जल मार्ग है वहाँ पर चेक डैम बना देंगे, दीवार बना देंगे, कोई अवरोध बना देंगे ताकि जल वहाँ पर इकट्ठा हो जाए। तो ये किसके द्वारा बनाते हैं, कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों के द्वारा बनाए जाते हैं। जो प्राकृतिक रूप से जो जल मार्ग है उसके रास्ते में कुछ ऐसे अवरोध बना दिए जाते हैं, तो जो जल आएगा वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, बहकर आगे नहीं जा पाएगा। तो इन छोटे बांधों के अवरोध के कारण जल तालाबों में भर जाता है। जो भी हमारे तालाब, जलाशय आदि हैं इनके अंदर जल भर जाता है। तो जो बड़े जलाशय होते हैं इनके अंदर तो जल पूरे वर्ष रहता है, क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में जल इकट्ठा होता है। लेकिन जो छोटे जलाशय हैं इनमें जल 6 महीने या उससे भी कम समय तक रहता है और उसके बाद में ये सूख जाते हैं, क्योंकि इनमें जल की मात्रा कम होती है। तो 6 महीने या 2-3 महीने में इनमें जो जल होता है वो सूख जाता है। तो इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं होता है, इनका मुख्य उद्देश्य जल को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि क्या उद्देश्य है इनका, भौम जल स्तर में सुधार करना। इनके द्वारा क्या होता है, जो भी जल इकट्ठा हुआ है वो नीचे धीरे धीरे भूमि में रिसता रहता है और भूमिगत जल स्तर में इनसे वृद्धि होती है। तो क्यों बना रहे हैं हम इन्हें, ताकि भौम जल स्तर में वृद्धि की जा सके। जल के भौम जल के रूप में संरक्षण के कई लाभ हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं कि हम जल को इकट्ठा तो कर रहे हैं सतही जल के रूप में, लेकिन उसी के साथ साथ हम भौम जल स्तर में वृद्धि के प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस भौम जल के क्या क्या फायदे होते हैं, एक तो यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं है, परंतु यह आसपास में फैल जाता है। देखिए जो सतही जल है वो सूर्य की किरणों के कारण वाष्पीकृत हो जाता है गर्मी से, लेकिन जो भूमिगत जल है वो वाष्प में बनकर उड़ता नहीं है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो भूमि में पर्याप्त नमी इससे बनी रहती है। इसके अलावा बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है, भूमि नम रहती है और जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें नीचे जाकर इस भौम जल को ग्रहण कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो ये बड़े क्षेत्र में वनस्पति को भी नमी प्रदान करता है। इसके अलावा इससे मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती है। यदि सतह पर खुले में जल है तो वहाँ पर मच्छर आदि पनपने की संभावना होती है, लेकिन जो भूमिगत जल है उसमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती है। इसके अलावा और क्या फायदे हैं इसके, कि भौम जल मानव एवं जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों तालाबों में ठहरे पानी के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। यानी कि यदि सतही जल है, खुला जल है, झीलों तालाबों आदि का, तो वह मानव या जंतु अपशिष्टों से संदूषित हो सकता है, लेकिन जो भूमिगत जल है उसके इस तरह से संदूषित होने का खतरा नहीं रहता है। तो जो भौम जल है वो भी हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है, उसका प्रयोग भी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की हैं वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।